हेलो नमस्कार दोस्तों। जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। लौट आइए दोस्तों, इस संघर्ष की दुनिया में मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के बीच एक प्यारा सा सेशन लेकर। और आज का ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये बिल्कुल आपके सिलेबस का एक नया पार्ट है जो कि पावर जनरेशन है। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पावर जनरेशन देखिए बहुत मायने रखता है ना। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों आइए मिल करके संघर्ष करते हैं और पावर जनरेशन के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके नोटबुक तक पहुंचाने के लिए मैं उपस्थित हो चुका हूं, है ना। और इसके बदले में आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और फिर दिल का इमोजी भेजिएगा मेरे लिए खास तौर पर, है ना। तो फिर दिल से दिल तक की क्लास में दिल के साथ जुड़े रहिएगा। हर क्वेश्चनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा आपको। उसके लिए हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इस चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो दिया गया है ना। आइए दोस्तों करते हैं कलम से क्रांति। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, है ना। और हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही एक नए अंदाज में क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं देने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप देखते रहिए क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियस के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बताइएगा ये क्वेश्चन किस प्लांट के बारे में बता रही है आपसे। ये क्वेश्चन बता रही है NPCIL। ध्यान रखिएगा यहां से एक वैकेंसी भी आती है स्टाइपेंड्री ट्रेनी के नाम से, है ना। स्टाइपेंड्री ट्रेनी के नाम से ITI वालों के लिए खास तौर पर यहाँ पर एक वैकेंसी भी आती है। और फिर आपके सामने एक क्वेश्चन भी आ चुकी है। इसको हम कहते हैं फिशन। इसको हम क्या कहते हैं? फिशन। फिशन क्या है NPCIL के अंदर? तो देखिए जब क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स को, मैं यहाँ पर नोट भी कर रहा हूँ, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स को जब न्यूक्लियर के साथ, है ना, नहीं यूरेनियम के साथ, किसके साथ? यूरेनियम के साथ इसको क्या की जाती है? इसकी बारंबारिता की जाती है ना, बारंबारिता। अब ये बारंबारिता क्या होता है? तो बारंबारिता का मतलब होता है कि दो अणुओं को आपस में मैच कराना, यानी कि दो अणुओं को आपस में मिलाना क्या कहलाती है? न्यूट्रॉन्स की बारंबारिता। तो न्यूट्रॉन्स को जब यूरेनियम के साथ बारंबारिता की जाती है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है फिशन। और बारंबारिता के समय एक एनर्जी भी रिलीज होती है, याद रखिएगा। इस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर। इस एनर्जी को कही जाती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इस एनर्जी को कहा जाता है। यही एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसके बारंबारिता होने से रिलीज होती है। यही पूरे जो प्रोसेस है ना, इसी को हम कहते हैं फिशन। इसके बाद डिफ्यूजन किस क्रिया का नाम है? तो डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन वो होता है कि जब किसी भी न्यूट्रॉन्स को किसी एटम्स के साथ हम क्या करते हैं, यूँ समझिए कि बारंबारिता करते हैं, है ना। जैसे कि कोई न्यूट्रॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स है, इसको हमें क्या करना है? न्यूट्रॉन्स को हम किसी एटम्स के साथ, है ना, किसी एटम्स के साथ बारंबारिता करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है? इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। न्यूट्रॉन्स को एटम्स के साथ बारंबारिता की जाती है। तो ये जो एटम्स है ना, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है ना। कितने पार्ट में? ये पार्ट फर्स्ट और फिर ये पार्ट सेकेंड, दो पार्ट में ये क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और जब ये क्या होता है कि जैसे कि आप किसी पत्थर की ब्लास्टिंग करते हैं, है ना, तो पत्थर दो भागों में विभाजित हो जाता है टूटकर, है ना। उसी प्रकार से एटम्स भी टूटकर दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं। और जब विभाजित होता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं शोर, है ना। इस शोर को कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं और मॉडरेटर ही आपका कहलाता है मंदक। इस मॉडरेटर को ना आप याद रखिएगा, ये जो मॉडरेटर शब्द है ना, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपके नोटबुक तक पहुँच गया, है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की
जय। पहला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दोस्तों एक नए अंदाज में पहुंच चुका है। आउटडोर सब स्टेशन की कार्य करने की वोल्टेज क्षमता रेटिंग कितना होता है? पहला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट तक की जो रेंज होती है ये आउटडोर सब स्टेशन की होती है। लेकिन अब देखिए आपका जो सिलेबस है मेरे भाई वो बहुत पुराना सिलेबस है ना। मैं नई जानकारी आपको देता हूं। अगर आपके पास एक और डेटा आए है ना, यहाँ पर एक और डेटा लिखा आए ऑप्शन नंबर ई में कि भैया बताइए 55 किलो वोल्ट से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक, इन दोनों वोल्टेज के बीच में जितने भी वोल्टेज रेंज आते हैं वो सब के सब आउटडोर सब स्टेशन में काम करते हैं। ठीक है, आउटडोर सब स्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। ये आपका होता है, पहला है आपका पोल माउंटेड, है ना। पहला क्या होता है? पोल माउंटेड सब स्टेशन। और ये जो दूसरी है ये है आपकी फाउंडेशन माउंटेड। ये कौन सी है? ये फाउंडेशन माउंटेड, है ना, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो ये 2 प्रकार के आपके आउटडोर सब स्टेशन होते हैं। पोल माउंटेड में क्या होता है, इसको हम कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी होती है ना, घनी आबादी में, कहाँ पर? जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिटीजन होते हैं, घनी आबादी में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो ट्रांसफॉर्मर ये जो यूज किया गया है ये कितना है? 250 केवीए का इसमें हम ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। तो घनी आबादी में इसका इस्तेमाल की जाती है। जस्ट सिमिलरली इसी प्रकार से जो आपका ये फाउंडेशन माउंटेड होता है इसमें कुछ खासियत भी होती है और इसमें कुछ नुकसान भी होता है ना। इस सब स्टेशन से इसकी खासियत के बारे में नोट करिएगा कि इसमें फॉल्ट ढूंढना बड़ा आसान होता है ना। फॉल्ट ढूंढना इसमें क्या होता है? बहुत ही इजी होता है। फॉल्ट ढूंढना आसान होता है। इसी प्रकार से इसमें जो समय है ना, समय कम लगती है स्थापित करने में, इंस्टॉल करने में कम समय लगता है। और जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कि बाहर लगे होते हैं। आप देख रहे हैं ना, बाहर में इंस्टॉल किया गया है इसको, इसलिए फाउंडेशन माउंटेड, ये है पोल माउंटेड, है ना। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11 के वी यानी कि 11 के वी 11,000 वोल्टेज से लेकर के 132 किलो वोल्ट। अगर ऑप्शन देखिए, मैं आपको साथ ही साथ ना हर चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। मान लीजिए ये कोई ऑप्शन नहीं आया तो फिर नई ऑप्शन आपके सामने आ गई तो फिर आप क्या होंगे? तिलमिला जाएंगे, है ना। तो आपको किसी भी प्रकार से ना, मेरे रहते किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। बस स्नेह दीजिएगा इस क्लास को। आरसीसी पोल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, है ना। इसमें किस किस चीज़ का मिश्रण होता है उसको ध्यान से सुनिए। इसमें जो एलॉय होता है वो सबसे पहले आपका होता है सीमेंट का। किसका होता है? सबसे पहले होता है इसमें सीमेंट आप मिलाते हैं। इसके बाद आप इसमें मिलाते हैं रेत, है ना, यानी कि बालू। इसमें आप क्या मिलाते हैं? बालू। इसके बाद आपको मिलाना है रोड़ी, जिसको आप गिट्टी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको मिलाना है लोहा। तो इन्हीं सब का मिश्रण होता है ये सीमेंट, बालू, रोड़ी, लोहा, इन सब का ये क्या होता है? एलॉय होता है। और 11 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। इसकी वोल्टेज रेटिंग कभी भी पूछे तो 11 के भी बिल्कुल शानदार तरीके से आपको क्या करना है? आंसर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि थर्मल पावर प्लांट कोयले की समूची ऊर्जा का कितना प्रतिशत बिजली ऊर्जा में परिवर्तित हो पाती है, रूपांतरित हो पाती है। अब इससे पहले ना आपको ये भी तो जानना होगा कि कोयले में एनर्जी कौन कौन सी होती है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोयला होता है, ठीक है ना, जो कोयला होती है इसमें एनर्जी देखिए 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हीट एनर्जी, है ना, एक कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी। और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी लाइट एनर्जी। तो कितने प्रकार की एनर्जी हो गई? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, दोनों मिलके इसमें देखिए 100% एनर्जी को कवर करते हैं। अब इस 100% में से केवल 25% एनर्जी जो होती है ना, ये लाइट में कन्वर्ट हो पाती है। किसमें? विद्युत में कन्वर्ट हो पाती है। बाकी का 75% एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है ना।
ये क्या हो जाती है, वेस्टेज में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो 25% इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो है दोस्तों, हर क्वेश्चन का बिल्कुल लाजवाब तरीके से जवाब दिया जा रहा है ना। थम्स अप करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, और दबा के मेहनत करिए यार। मैं अगर आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मैं आपके लिए खड़ा हूँ ना, तो आपको भी मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए, ताली मेरे भाई दोनों हाथों से मिलकर बजती है ना, तो ताली बजाइएगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब कि यूं ही भटकते रहें, ठीक है ना। यूं ही भटकने से कुछ नहीं मिलती है ना, भटकना तो पड़ता है, तभी जाके मंजिल मिलती है, लेकिन आपको एक सही राह पे भटकना होता है ना। अगर आप गलत रास्ता चुन करके मंजिल ढूंढेंगे तो हो सकता है कि मंजिल मिलने में बहुत टाइम लग जाए, है ना, लेकिन कोई ना। नेक्स्ट है, उद्योगों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार के प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं डीजल पावर प्लांट, जो कि इमरजेंसी के टाइम में आते हैं, है ना, बहुत इमरजेंसी के टाइम में ये काम आते हैं। और डीजल प्लांट इसको हम कहते हैं। इसमें फ्यूल जो होता है वो फ्यूल क्या होता है, डीजल ही होता है ना, उसी से नाम पड़ा इसका डीजल पावर प्लांट। प्राइमरी डीसी ट्रांसमिशन के एसी ट्रांसमिशन की तुलना में क्या बेनिफिट होते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि देखिए, ये आपके सामने एक तार है, ये क्या है, एक तार है ना। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा ना मेरे भाई, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इसके पूरे भाग में, पूरे हिस्से से करंट फ्लो होती है, पूरे हिस्से से। अगर यहीं पर एसी होता तो तार का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जैसे कि ये वाली जो हिस्सा होती है, इस हिस्सा में ना किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी फ्लो नहीं होगा। एनर्जी कहाँ पर फ्लो होगी, एनर्जी सिर्फ इसके ऊपरी वाले हिस्से में फ्लो होगी। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होती, डीसी सप्लाई कोई स्किन इफेक्ट उत्पन्न नहीं करते, इसलिए कम लाइन मटेरियल लगे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेन पावर स्टेशन तथा सब स्टेशन पर सिंक्रोनाइजिंग का कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि इसको हम सिंक्रोनाइजिंग भी नहीं करते हैं। सभी देश के लिए नेशनल ग्रिड स्टेशन, है ना, याद रखिएगा, सभी देश के लिए नेशनल ग्रिड स्टेशन बनाना बड़ा सरल होता है। डीसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं। ये किस पावर लॉसेस की बात कर रही है, ये I²R लॉसेस की बात कर रही है, यानी कि इनमें से सभी जो है ना, ये क्या कहलाते हैं, आपके करेक्ट आंसर कहलाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ऑप्शन नंबर E इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किए जाने वाले चालक तार कौन सा होता है, तो इसको हम कहते हैं ACSR। आइए जरा जानते हैं ACSR मेरे भाई होता क्या है। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए, है ना, ACSR का फुल फॉर्म देखिएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रैनफोर्स्ड, है ना, स्टील रैनफोर्स्ड। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भैया रैनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मजबूती देना, है ना। ये किसको मजबूती दे रहा है, ये एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर है ना, इसको मजबूती दे रहा है। और मजबूती किसके माध्यम से मिल रही है, वो स्टील के माध्यम से मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टील है, ज़्यादा मजबूत जो है वो स्टील है। तभी आप देखते होंगे कि जो मशीनों के, जनरेटर के जो शाफ्ट होते हैं वो अक्सर स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि स्टील से हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इस तार को, क्योंकि इसमें देखिए, जब हम दो टावर के बीच में इसको खिंचाव करते हैं तो इसमें खिंचाव जो होती है बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अगर इसमें मजबूती नहीं रहेगी तो फिर आसानी से टूट सकती है। सामना कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। यदि एल्यूमिनियम तार का व्यास इतना है और फिर इसके बराबर कॉपर तार का व्यास इतना mm है, तो एल्यूमिनियम तार का व्यास तांबे की तार से कितना गुना बड़ा होता है। यानी कि एल्यूमिनियम का तार, कहने का मतलब आपके सामने दो तार है ना। ये तार किसका है, ये तार है आपका एल्यूमिनियम का, और ये तार है आपका, ये तार किसका है, यूँ समझिए कॉपर का। तो कॉपर पतला है, एल्यूमिनियम मोटा है, ऐसा क्यों है। देखिए 1.34 है ना, तो इसको सीधे लिखिए 134/106। इसको डिवाइड करिएगा, कितने बार में भाग जाएगी, एक बार में, है ना, एक बार में। ये बचा कितना, 106, 4 10 हो जाएगी, 20 4 24 28, कितना बच गया, ये 28। भाग न खाए लब्धे सुन, यानी कि 1.6। अब कितने बार में भाग जाएगी, यहाँ आप लगाइए 0, 280 हो गया, और 102 बार में भाग जाएगी। कितने बार में,
2 बार में भाग जाएगी, कितना हो जाएगा 212 है ना, 212, 12 8 20 और 60 है ना, 4 64, ये कितना हो गया 68, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 लगाइए, अब कितने बार में जाएगी 6 बार में, यानी कि लगभग कितना हो रहा है 126 mm, कितना 126 mm, 126 नहीं है लेकिन समथिंग 128 गुना है, तो 128 गुना ज़्यादा व्यास रहेगा एल्यूमिनियम का। कहने का मतलब यहाँ से एक बात तो साबित हो गया मेरे भाई कि जितना करंट पतला एक कॉपर का तार ले जा सकती है ना, उतना ही करंट अगर हमें एल्यूमिनियम की तार से ट्रांसफ़र करना है तो फिर एल्यूमिनियम का व्यास कितना होना चाहिए, 126 गुना ज़्यादा होना चाहिए, है ना। यहाँ से साबित होती है, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बात साबित हो गई कि भाई ज़्यादा पावरफुल कौन सी वायर होती है, तो कॉपर की होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जनरली महंगा सबसे ज़्यादा कॉपर ही होता है ना। निम्नलिखित में से सबसे भरोसेमंद सिस्टम कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी रिंग मेन प्रणाली। सबसे पहले ही बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी रिंग मेन सिस्टम होती है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला देखिएगा, इसको हम कहते हैं क्लोज रिंग मेन प्रणाली, है ना, क्लोज रिंग मेन प्रणाली। और जो आपकी दूसरी होती है इसको कही जाती है ओपन, है ना, ओपन रिंग मेन प्रणाली। ओपन रिंग मेन और फिर क्लोज रिंग मेन प्रणाली, यही क्या कहलाती है, आपके 2 प्रकार के ये सिस्टम होते हैं। जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को दोनों तरफ से सप्लाई दिया जाता है उसको हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसमें केवल और केवल एक ही क्या होता है, फीडर होता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल फीडर होते हैं, सिंगल फीडर होते हैं। और ये फीडर क्या करता है कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं उनको सप्लाई देता जाता है, और सप्लाई दे करके एंड में वो वापस आ करके फिर से सब स्टेशन में कनेक्ट हो जाती है। यानी कि सब स्टेशन से आई और रास्ते में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पड़े सबको इनकमिंग सप्लाई दिया, और सप्लाई देने के बाद वापस फिर से वहीं पर एंट्री कर जाती है अपने सब स्टेशन में, है ना। तो इसी को कहा जाता है आपका रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए, यानी कि यूँ आप समझिए कि जितने भी आपके पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। अब देखिए, इसके लगातार 3 से 4 क्लास में आपको देने वाला हूँ, है ना। ओवरहेड लाइनों में गार्डिंग से क्या अभिप्राय है, गार्डिंग करना किन स्थानों में जरूरी है, रेलवे का टेलीफोन लाइन हो या टेलीग्राफ लाइन हो, है ना, नहरें तथा नदियाँ हो या फिर रेलवे लाइन हो, इन सभी को पार करती हुई जितने भी लाइनें जाती हैं उन सभी को, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। आपके सामने ये तस्वीर मैं इसीलिए लेकर के आया कि जो गार्डिंग होती है ये एक्चुअल में करती क्या है। आपको मालूम होगा कि गार्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा देना। मान लीजिए क्या हुआ कि कोई तार है ना, तार है, जैसे कि ये तार है, जैसे कि क्या है, ये तार है, ये 3 तार इसमें निकली हुई है, ठीक है ना। ये क्या है, ये 3 तारें इसमें निकली हुई हैं, और ये है गार्डिंग। नीचे वाली क्या है, गार्डिंग। ये जो है ये है आपका गार्डिंग है, और ये जो है ये है आपके वायर, ये क्या है, वायर्स हैं। अगर किसी भी मैकेनिकल चोट के कारण या खिंचाव के कारण, आंधी तूफान के कारण ये वायर टूट गई, टूटेंगी, इस वायर में सप्लाई है, ज़मीन में आएंगी, कोई ना कोई नुकसान करेंगी। अब हमें नुकसान से बचना है, तो 1956 एक क्या बनाया गया, एक रूल बनाया गया। इसमें कई सारे एक्ट हैं, इसमें कई सारे एक्ट हैं, उसी में से एक एक्ट ऐसा बनाया गया है जो गार्डिंग के बारे में बताती है आपको, ठीक है ना, यानी कि सेफ्टी के बारे में बताती है आपको। तो फिर ये तीनों वायर है, इसमें से कोई वायर एक टूट गई मान लीजिए, और टूटने से जमीन पे गिरेगी, अभी इसमें सप्लाई है तो फिर किसी न किसी को नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए हमने गार्डिंग लगा दिया। गार्डिंग को अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, है ना। और अर्थिंग से कनेक्ट करने का हमारा एक ही पर्पज़ होगा कि वायर जब नीचे गिरेगी तो नीचे गिरने से पहले गार्डिंग में इसको गार्डिंग में टच होगी, और गार्डिंग क्या है, ग्राउंड किया गया है। और जितने भी
एनर्जी इस वायर में होगी वो सारा एनर्जी हाई करंट के कारण डेड हो जाएगी, जिसको हम अपने भाषा में कहें तो डिस्चार्ज हो जाएगी। और डिस्चार्ज तार जमीन पे गिरेगी तो कोई नुकसान नहीं करेगी, है ना। तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, गार्डिंग। और ये देखिए, ये जो गार्डिंग है ये कैज प्रकार का है, ये जो गार्डिंग है ये बॉक्स प्रकार का है, और एक गार्डिंग आती है जो क्रैडल प्रकार की होती है ना, जिसको हम कहते हैं क्रैडल टाइप गार्डिंग। तो कई सारे इसमें गार्डिंग होते हैं और हर किसी का अपना अपना बेसिकली काम होता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि हॉर्न गैप तड़ी चालक कॉइल से कितने किलोवोल्ट तक की आसमानी बिजली से निजात मिल सकती है। ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसका आंसर होगा 5 किलोवोल्ट। अगर हम इसको खोल के लिखें तो 5000 वोल्ट तक इसमें काम में आता है। और इसमें देखिए जो सींग के आकार की दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर गैप कितना होगा, तो कितना होगा 10 mm है ना। इसके बीच में गैप जो है वो कितना होगा 10 mm। और ये जो बना हुआ है ये किसकी रॉड है, ये एक कॉपर की रॉड है ना। ये रॉड जो है वो कॉपर की रॉड है और आसानी से इसमें से क्या हो जाता है, ये ग्राउंड किया हुआ होता है। और 5000 वोल्ट की अगर आसमानी बिजली गिरती है तो फिर ये इसको अंडरग्राउंड कर देगी, है ना। यही इसका बेसिकली क्या होता है। 33 किलो वोल्ट के लिए चालकों के बीच जो गैप है वो कितना होना चाहिए, तो इसके लिए गैप होना चाहिए, देखिए ये है आपका 33 किलो वोल्ट के लिए, है ना। यानी कि दो चालक हैं, ये देखिए ये दो चालक हैं, इन दोनों चालकों के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 90 से 120 सेंटीमीटर, अगर लाइन में वोल्टेज 33 किलो वोल्ट चल रही है तो। 480 किसके लिए होता है, ये होता है 220 किलो वोल्ट के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का इतना होगा। तो बी का भी सुनिए, 360 सेंटीमीटर कितना होता है, आई थिंक 132 किलो वोल्ट का, है ना। हाँ 132 किलो वोल्ट की अगर लाइन गई है ट्रांसमिशन लाइन, तो दो चालकों के बीच 360 सेंटीमीटर गैप जो है वो ज़रूरी होता है। और ये जो है आपका 66 किलो वोल्ट, है ना, ये आपका 66 किलो वोल्ट है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है मुझे, है ना। 170 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल सही है, 66 किलो वोल्ट ही होगा। 170 सेंटीमीटर दो चालकों के बीच में गैप होगी। तो ये गैप जो है ना मेंटेन करके रखना पड़ता है, ट्रांसमिशन लाइन में इस गैप को मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। चलिए, और कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि आंधी तूफान आती है तो ये तारें जो होती है ना, ये जो झोल होता है तारों के बीच में, वो आपस में क्या करते हैं, बबलिंग करने लगते हैं। और बबलिंग करने से देखिए कई बार तारें आपस में इतना पास आ जाती हैं तो फिर वही फॉल्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है और फिर लॉस जो है वो बढ़ जाते हैं। एक और मजेदार क्वेश्चन से सामना करिए आप कि जब ओवरहेड लाइन मकान की छत से ऊपर से गुजरती है, वहां मकान के सबसे ऊंचे भाग से दूरी कितना होना चाहिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। एक नियम बनाया गया है 1956 नियम, है ना। इस नियम में 1956 नियम बनाया गया है। ये जो नियम है ना, इस नियम के अंदर कई सारे एक्ट हैं। एक एक्ट है आपका एक्ट 70। इसी 70 एक्ट के बारे में, इसके मतलब कि इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि भवन जो है और जो आपका वितरण लाइन है या फिर सर्विस लाइन है ना, इन दोनों के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो जैसे कि ये मान लीजिए एक घर है, घर में ये एक छत है, छत पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है ना, और छत से एक लाइन निकली हुई है। अब लाइनें तो यहाँ कई सारी निकली हुई हैं, लाइन तो एक होगी नहीं, कई सारी लाइनें निकली हैं। लेकिन जो सबसे नीचे वाली तार है ना, कहने का मतलब सबसे नीचे वाली तार और छत, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 2.5 मीटर से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखिए कि यही तार, मान लीजिए कि घर है ना, ये एक घर है, यूँ समझिए ये क्या है, ये एक घर है, ठीक है ना। ऐसा ही घर थोड़ी होता है ना। ये एक घर है, देखिए ये क्या है, ये एक घर है। इस घर के बिल्कुल पैरेलल में कोई लाइन जा रही है, तो फिर
इन दोनों के बीच में कितना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, तो 1.2 मीटर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन जा रही है, ये एक क्या है, एक लाइन है ना, कोई वितरण लाइन है या सर्विस लाइन है, वितरण लाइन समझिए, और जस्ट इसी के अपोजिट में क्रॉस करती हुई एक टेलीफोन लाइन जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, है ना, तो वो ध्यान दीजिए लगभग 2 से 6 फुट। कितना, 2 से 6 फुट। आई थिंक मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग समथिंग 2 मीटर आएगा। कितना, समथिंग 2 मीटर आएगी, हाँ इतना ही आएगी। तो 2 मीटर जो है आपस में अगर ये क्रॉस कर रही हैं तो हाइट में होना चाहिए। अगर ये सफ़ेद वाली तार यहाँ पर है और पीली वाली तार इतना दूर होना चाहिए, है ना, अगर मीटर के हिसाब से देखें तो इतना आपस में इनका क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, सारा जो रिपोर्ट है वो एक्ट 70 के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर चाहे तो आप गूगल में जा करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुका है आपका ये क्लास। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की श्रेणी कितना होता है, तो ये 33,000 वोल्ट जो होती है ना, इससे अधिक वोल्टेज की जो श्रेणी होती है वही होती है आपकी, है ना, वही होती है आपकी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया है ना, क्वेश्चन 15, स्पैन या खंभों के मध्य मानक दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच की जो मानक दूरी है, स्पैन या खंभों के मध्य मानक दूरी कितना होना चाहिए, तो 220 फुट। अगर इसको हम मीटर में लिखें तो 67 मीटर। कितना, 67 मीटर होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया कोई 400 किलो वोल्ट की एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है ना, तो फिर कितना होना चाहिए दूरी, 2 खंभों के बीच की दूरी, है ना, तो फिर 2 खंभों के बीच की दूरी होना चाहिए आपका इस केस में लगभग 450 से लेकर के 900 फुट, जो कि मीटर में अगर 900 को कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक 275 मीटर आएगा। कितना, 275 यानी 350 मीटर, है ना, 350 मीटर। और फिर इसमें क्या होता है कि इनकी जो हाइट होती है ना, बहुत अधिक हाइट होती है, इसके हिसाब से फिर इनमें दूरी रखी है। किसी इंसुलेटर की सहायता से करंट को स्टे वायर द्वारा लीक होने से रोका जा सकता है। तो भैया ये इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है, एक इंसुलेटर जिसको स्टे इंसुलेटर भी कहते हैं, ये देखिए, ये आपके सामने एक क्या है, ये एक आपके सामने है आरसीसी पोल, ठीक है ना। जब कोई भी पोल देखिए टर्नआउट लेती है ना, तो उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्टे वायर की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि एक लाइन इधर से गई, है ना, एक लाइन इधर से गई, यहीं पर क्या है, एक पोल है, और फिर यही लाइन इधर चली गई, ठीक है ना। तो फिर ऐसे में होगा क्या, इसको एक स्टे यहाँ से लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक स्टे तार लगाना पड़ेगा, और इसी स्टे तार में एक इंसुलेटर लगी होती है। ये देखिए वो इंसुलेटर लगी हुई है, इसी इंसुलेटर को कहते हैं एग इंसुलेटर। ये जमीन से, धरातल से कितने दूरी पर होना चाहिए, तो ये लगभग 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। कितना, 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, यानी कि लगभग 10 फुट। कितना, लगभग 10 फुट की दूरी पर होना चाहिए, यानी कि कोई इंसान आसानी से इसको छू ना सके, ठीक है ना। क्योंकि इसके ऊपर वाले तार में यहाँ पर सप्लाई हो सकती है ना। सप्लाई कब होगी, मान लीजिए कि ये फेज वायर के संपर्क में आ गई, तब इसमें सप्लाई जो है वो उतर सकती है, पावर उतर सकती है, करंट उतर सकती है ना। तो किसी प्रकार का किसी को झटका ना लगे, इसलिए लगभग 10 फुट की हाइट पे लगाया जाता है, ताकि कोई भी जनरली इंसान उसको छू ना सके, ठीक है ना। अब कई बार देखिए सुसाइड भी ऐसे आ रहे हैं, आजकल सुसाइड के केस भी ऐसे आ रहे हैं कि भाई लाइट छू करके इस इंसान की मौत हो गई, है ना। तो इन सभी चीज़ों से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसको ध्यान देना पड़ता है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के खंभे में सीमेंट मिलाया जा रहा है, रेत मिलाई जा रही है, रोड़ी मिलाई जा रही है, और फिर आपका लोहा मिलाया जा रहा है। इनका मिश्रण क्या होता है, तो 1-3-5-1, यानी कि जैसे कि एक तगाड़ी अपने देहाती भाषा में बात करूँ तो एक तगाड़ी जो होता है वो सीमेंट आपका रहेगा, उसी के साथ में 3 तगाड़ी बालू और 5 तगाड़ी आपको क्या मिलाना पड़ेगा, रोड़ी, जिसको आप कहते हैं गिट्टी, और फिर 1 केजी लोहा,
फिर 1 kg आपको क्या मिलाना है, लोहा। सबको आपस में मिक्स करिए और फिर बना डालिए एक आरसीसी पोल, और फिर 11 kV तक के लिए इस्तेमाल करिए। और फिर इसमें 11 kV लाइन में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसमें सिंगल लाइन भी हो सकता है और डबल लाइन भी निकाल सकते हैं। ये तो देखिए होता है का उसके हिसाब से होती है कि आपकी आवश्यकता कितना है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है क्या? हाँ, ये कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि लोहे के खंभे का प्रयोग कितने वोल्टेज तक संचरण लाइन के लिए करते हैं? तो ये केवल और केवल 11 kV तक के लिए करते हैं, है ना, लोहे का खंभा। और जो रेलवे लाइन में जो लोहा लगाया जाता है पटरियों के लिए, उसी पटरी वाली लोहा ही इस्तेमाल में लेते हैं ये खंभा बनाने के लिए, है ना। ओवरहेड लाइनों का संचरण वोल्टेज सीमा कितना होता है? तो इसके लिए देखिए 400 किलोवोल्ट होता है। और कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसपे ऑप्शन रहेगा 400 किलोवोल्ट और साथ में 765 किलोवोल्ट या फिर 760 किलोवोल्ट। तो आपको वही करेक्ट आंसर करना है, ना कि 400 किलोवोल्ट को आंसर करना है ना। क्योंकि अब देखिए जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना मेरे भाई, वो आपके नया सिलेबस, यानी कि सिलेबस तो पुराना ही है लेकिन नए टेक्नोलॉजी के अनुसार, जैसे टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है। अब पावर जनरेशन भी पहले 11 kV पे हो रहा था, अब 33 किलोवोल्ट पे होने लगा है। तो जैसे जैसे जो चीज़ें अभी प्रैक्टिकली रूप से चल रही है ना, तो उनके अनुसार क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। तो 765 किलोवोल्ट भी दे सकता है आपके लिए, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्राथमिक संचरण लाइन की वोल्टेज परास लगभग कितनी होती है? तो ये होती है आपकी प्राथमिक संचरण लाइन की वोल्टेज 220 किलोवोल्ट। 220 किलोवोल्ट से उधर जो होती है आगे 765 तक सब प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होती है। और प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन देखिए, एक है आपका भाखड़ा से दिल्ली, ये आपस में ग्रिड स्टेशन को जोड़ती है, यानी कि पावर जनरेशन जहाँ से हो रहा है, पावर जनरेटिंग स्टेशन जो है वो ग्रिड स्टेशन को जिस लाइन के द्वारा जोड़ती है उसी को कहा जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। और वोल्टेज रेंज 220 से लेकर के 765 किलोवोल्ट तक होती है। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा इस चित्र को, ये रहा है ना, ये रहा वो फिगर। इसमें आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। इसमें क्या है कि ये आपका पावर जनरेटिंग स्टेशन है ना, यहाँ से पावर जनरेट हुआ। अब इस पावर जनरेट जो हुआ है उस पावर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ा करके ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांसमिशन हो रही है ना, इसी को हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। यानी कि एक ग्रिड स्टेशन है यहाँ पर, और ये है आपका जनरेशन स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन, ये जो लाइन इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है वही प्राइमरी लाइन होती है। इसके बाद 220 से कम किलोवोल्ट की जो सप्लाई होती है ना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। फिर इसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आती है आपका सर्विस लाइन आती है ना। तो ये सब जो है ये स्टेप बाय स्टेप इनको बनाया गया है, ठीक है ना, और इनको प्रॉपर एक नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये रही आपका टेलीग्राम, है ना। और हर क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन दिया हूँ, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा PDF के रूप में। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, और इस वीडियो को जो है वो आपको लाइक भी करना है। देखिए ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, कंटेंट ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगता है ना। कई घंटों का मेहनत लेकर हम आपके सामने आते हैं, 25 से 30 मिनट का क्लास लेकर के। तो हम आपके लिए अगर तत्पर खड़े हैं तो आपको भी हमें थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि अगर मेहनत आदत बन जाए, है ना, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। यानी कि अगर आपका मेहनत आदत बन जाती है ना, कि बिना मेहनत किए आपको चैन नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं आदत, इसको कहते हैं आदत लग जाना। तो मेहनत करना अगर आपकी आदत बन चुकी है ना, तो कामयाबी आपका क्या बन जाएगा, कामयाबी जो है आपका आपके जीवन का एक गोल बन जाएगा, आपका मुकद्दर बन जाएगा, है ना। तो देखिए आपको कामयाबी पाना है, मुकद्दर तक पहुंचना है, तो मेहनत को अपना आदत बनाना पड़ेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इस क्लास को मैं दी एंड करता हूं। और दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, है ना, और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और इस दिल से दिल तक की क्लास में डेली हमारे साथ जुड़िएगा सुबह के 9 बजे। और जो आपका पावर जनरेशन वाली क्लास है ना,
इसका पार्ट नंबर 2 लेकर कल मैं फिर से आने वाला हूँ, तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक दमदार तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों दिल से आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।